अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा तक रहे हो तब भी मेरे से इजीली कनेक्ट हो सकते हो। मैं डे बाय डे आपके सारे डाउट्स को सॉल्व कर रहा हूँ। प्राइवेट स्कूल में हो चाहे सीटेड यूपीटेड केवीएस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इजीली कनेक्ट हो जाइएगा। और अगर आपका ये कमेंट है कि मैंने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, मतलब अगर आपका ये कमेंट है कि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, तो मेरे वीडियो पे अगर मेरे चैनल पे आए हो तो आपका बाकायदा सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कि मैं उस वे से बताऊंगा आपको कि लगेगा ही नहीं कि आप पहली बार पढ़ रहे हो, है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। ओवरऑल कुछ 10 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, ज्यादा लॉन्ग डिस्कशन नहीं करूंगा कि आप भी थक जाओ मैं भी बोर हो जाऊं, है ना। उस तरीके से पढ़ेंगे, उस जरिए से पढ़ेंगे कि सारी चीजें आपको समझ में आ जाए बहुत ही अच्छे तरीके से। चलो स्टार्ट करें, क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं, समझते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं बाल विकास। क्या पढ़ने जा रहे हैं? बाल विकास पढ़ने जा रहे हैं, सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट, जहां पे बच्चा एक्टिव हो। 99.9% आप उस क्वेश्चन के साथ ऑप्शन के साथ जाइएगा, 100 में 100% सही होगा ऑप्शन, है ना। अगर बच्चा एक्टिव है, अगर आपने थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज किया, है ना, क्योंकि वैसे भी आप टीचिंग ट्रेनिंग कर चुके हो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है कि विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डज दिस इलस्ट्रेट द चाइल्ड लर्न्स टू स्टैंड बिफोर सी कैन वॉक एंड बेबल बिफोर सी टॉक। यानी यहां पे कह रहे हैं कि विकास की ऐसी कौन सी अवस्था है, ये कौन सी विकास की अवस्था को दर्शाता है जहां पे बच्चा चलने से पहले खड़ा होना सीखता है और बोलने से पहले बैबलिंग करता है, यानी बड़बड़ाना सीखता है। यानी भाई यहां पे सिंपल प्रक्रिया बोल दी गई कि विकास की डेवलपमेंट की ऐसी कौन सी स्टेज है जहां पे बच्चा बोलने से पहले क्या करता है? बड़बड़ाता है। भाई एकदम से तो नहीं ना बोलना सीख जाएगा, पैदा होगा बच्चा एकदम से बोलना सीख जाएगा, पहले वो कोशिश करता है ना। उसके बाद में अगर बात करूं तो बच्चा चलने से पहले क्या कह रहे हैं कि खड़ा होना सीखता है। जब बच्चा खड़ा ही नहीं हो पा रहा है तो चलेगा कैसे? तो उसकी बात करी जा रही है। तो विकास की किस, यानी जो ऑप्शन दिए गए कौन सी बात में इस चीज को दर्शाया जा रहा है कि विकास अनुक्रमिक है। अनुक्रमिक का मतलब विकास क्या? सीक्वेंशियल है, सीक्वेंस में चलता है विकास। मतलब पहले आप छोटे होते हो, फिर आप बड़े होते हो, धीरे धीरे करके आप बड़े होते हो, चीजें रिवर्स नहीं जा सकती। मतलब आप बूढ़े हो फिर आप बच्चे नहीं बन सकते, है ना। चीजें धीरे धीरे दायरे में सीखते हो, पहले आप छोटे लेवल से सीखते हो, फिर आप लेवल धीरे धीरे बढ़ाते हुए चले जाते हो। तो बहुत अच्छी बात है ये कि विकास जो होता है एक सीक्वेंस में चलता है, एक क्रम में चलता है, कि चीजें जो होती है पहले छोटे लेवल से हम स्टार्ट करके बड़े लेवल तक पहुंचते हैं। पहली बात तो बहुत अच्छा ऑप्शन हमारे पास यही सही है, क्योंकि यही इस चीज को दर्शा रहा है कि बच्चा पहले धीरे धीरे छोटा होगा, फिर खड़ा होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर बलबलाना सीखेगा, फिर बोलना सीखेगा, है ना। तो ये क्रम है, क्या है? ये एक सीक्वेंस है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। फिर भी हम देख लेते हैं आगे कौन सा बोला गया। विकास सिर से पैर की ओर होता है। सेफेलोकार्डियन की यहाँ पे बात कोई नहीं हो रही है ना। तो आगे लिखा हुआ विकास अव्यवस्थित है। क्यों विकास अव्यवस्थित क्यों होगा? व्यवस्थित है। विकास केंद्र से छोर की ओर होता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो रही है ना। यहाँ पे सीक्वेंस की बात हो रही थी कि विकास जो है एक क्रम में होता है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ओवर हियर आगे चलेंगे, समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। चलो देखो, इतनी सिंपल चीजें, इतनी मस्त चीजें यार कि मतलब कि मजे में सीख लिया करो, है ना। यहाँ पे एफर्ट लगाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं आपको, क्योंकि सीडीपी हो चाहे हिंदी हो, इतने बेस्ट जो क्वेश्चंस आते हैं इनमें बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं, है ना। अगर पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस यूज करोगे। चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 को, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, फटाक से कमेंट करिए जरा। देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि वन ऑफ द मेजर डिफरेंट इन द थ्योरीज ऑफ जीन पियाजे एंड लेव वागोस्की। देखो यहाँ पे क्या बात करी गई है कि जो मेजर डिफरेंस है, यानी जो जीन पियाजे हैं और जो वागोस्की हैं, इनके दोनों का जो प्रिंसिपल है उनमें क्या डिफरेंस है ना। जीन पियाजे के बारे में मैंने सेशन दिया हुआ है, वागोस्की के बारे में भी दिया हुआ है। जीन पियाजे जी ने हेरिडिटी को बहुत महत्व दिया हुआ है, यानी आनुवंशिकता को बहुत महत्व दिया हुआ है। और बात करें हम वागोस्की की, तो इन्होंने सोशल कल्चरल थ्योरी दी हुई है, यानी सामाजिक का जो समाज को इंपॉर्टेंस दी हुई है, यानी इन्होंने एनवायरमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस दी हुई है। किसने? वागोस्की ने। जबकि पियाजे ने हेरिडिटी को बहुत महत्व दिया हुआ है। तो दोनों के सिद्धांत में देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। चलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा कह रहा है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर जोर दिया है। केवल पियाजे ने ही भूमिका पर जोर नहीं दिया, वागोस्की ने भी दिया है भूमिका पर जोर, है ना। भाषा जो है, लैंग्वेज जो है, वो एक कम्युनिकेशन का माध्यम है, संप्रेषण का माध्यम है। तो केवल इसके बारे में पियाजे ने नहीं, वागोस्की ने भी बताया हुआ है। तो यहाँ पे कोई डिफरेंस ही नहीं हुआ, है ना। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि वागोस्की ने सीखने में वंशानुगत क्षमताओं को प्राथमिक महत्व दिया हुआ है। देखो यहाँ पे आनुवंशिकी की बात हो रही है, और मैंने अभी आपको बताया कि आनुवंशिकी के बारे में पियाजे जी ने बताया हुआ है। किसने? पियाजे ने महत्व दिया हुआ है आनुवंशिकी के बारे में, जबकि यहाँ पे वागोस्की लिखा हुआ है। तो ये तो गलत हो गया, है ना। आगे लिखा हुआ वागोस्की ने संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति की भूमिका पर जोर दिया है। यानी जो वागोस्की हैं, जो एक रचनाकार हैं, जिन्होंने सोशल कल्चरल थ्योरी के बारे में बताया हुआ है, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति की भूमिका, यानी जो हमारा समाज है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, उसकी भूमिका बताई हुई। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन हमारे पास लिखा हुआ है कि वागोस्की ने कल्चरल टूल्स के बारे में, इन्वायरमेंट को बहुत भूमिका दी हुई है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर।
ओवर हेयर। फिर भी आगे पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है प्याजे ने इस बात को महत्व दिया हुआ है कि बच्चा स्वयं क्या कर सकता है और साथ ही समर्थन से क्या कर सकता है। इसके बारे में प्याजे ने नहीं, वेगोस्की ने बताया हुआ है स्कैफोल्डिंग के बारे में कि जो है अगर किसी बच्चे की थोड़ी मदद कर दी जाए तो बच्चा अपनी सक्सेस को अचीव कर लेता है। तो ये इसके बारे में इन्होंने नहीं बल्कि वेगोस्की ने बताया हुआ है, तो गलत हो गया है ना। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ओवर हियर। आगे चलते हैं, समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, इतनी बार रिपीट हुआ है, अगर थोड़े से भी आपने मेरे मॉक टेस्ट लगा लिए मैं गारंटी ले रहा हूँ सीटेट जरूर क्लियर हो जाएगा और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। अगर आप 2025 में सीटेट के तैयारी करना चाह रहे हैं और एग्जाम की जो डेट है या नोटिफिकेशन है उसका इंतजार कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। चलो आगे लिखा हुआ है लेव वागोस्की बिलीव्ड दैट डेवलपमेंट, यानी वागोस्की जो थे उनका मानना था विकास की प्रक्रिया में, क्या कह रहे हैं कि जो लेव वागोस्की हैं, जो एक रचनाकार हैं, जो एक कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने विकास की प्रक्रिया में क्या बिलीव किया है, यानी डेवलपमेंट की प्रक्रिया कैसी होती है उसके बारे में उन्होंने क्या अप्रोच बताई हुई है कि प्रकृति में असतत है, यानी विकास की प्रक्रिया कंटिन्यूस चलती नहीं है, ऐसा कुछ है। मैंने अभी आपको बताया कि विकास जो एक क्रम में चलता है, सीक्वेंस में चलता है, सतत प्रक्रिया है ना। असतत नहीं बोल सकते कि आप अभी छोटे हो कल आप बूढ़े हो जाओगे इतनी जल्दी, कल ही में, या फिर आप कल बूढ़े हो आप बचपन में आ जाओगे तुरंत, है ना। चीजें ऐसे नहीं हो सकती हैं। आगे लिखा हुआ बी में आनुवंशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा। यहाँ पे आनुवंशिक प्रोग्रामिंग की इसकी इन्होंने बात नहीं करी विकास जो है वेगोस्की ने। सीधे परिपक्वता यानी हेरिडिटी की बात इन्होंने नहीं करी, इसकी बात प्याजे ने करी हुई है। वेगोस्की ने करी है सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। देखो सिंपल फंडा आ गया हमारे पास, सामाजिक संपर्क यानी जो हमारा समाज है, जो हमारा इन्वायरमेंट है जिसकी बात वेगोस्की करते हैं, यानी विकास जो है वो सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है कि आप अपने समाज में किस तरीके से रहते हो, लोगों से इंटरैक्ट करते हो, अंतःक्रिया करते हो, उनके माध्यम से चीजों को सीखते हो, है ना। तो डी ऑप्शन जो है एकदम बेटर ऑप्शन है हमारे पास, क्योंकि वेगोस्की की बात यहाँ पे करी जा रही थी कि वेगोस्की का क्या मानना था, तो उन्होंने ही इसका इंपॉर्टेंस जो है वेगोस्की ने ही समाज को बहुत इंपॉर्टेंस दी हुई है कि हमारा वातावरण कैसा होना चाहिए, हम कैसे लोगों से इंटरैक्ट करके सीखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। होपफुली क्लास आपको बेहतर लग रही हो, लाइक शेयर कर देना है, सब्सक्राइब तो कर ही लोगे ताकि जब भी वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। डे बाई डे हम 6-7 बजे आ ही रहे हैं आपके बीच में क्वेश्चन लेके। चलो आपको कहीं से भी कुछ पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं, कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं, मैं इतना बेहतर तरीके से बता रहा हूँ, इतने वीडियो दे रहे मैंने। देखो लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस प्रमोट्स इंक्लूसिव इन एजुकेशन, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है यहाँ पे। इसका मतलब क्या होता है, जब आप सभी बच्चों को एक साथ लेके चलते हो एज अ टीचर, आप सभी बच्चों को इक्वल रखते हो क्योंकि आपके लिए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। समावेशी यानी इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि जो है क्लासरूम में डिफरेंट टाइप का बच्चा बैठा हुआ है और आप उनके अकॉर्डिंग अपनी अप्रोच फॉलो कर रहे हो, मतलब बच्चे का दायरा समझ के कि बच्चे कहां तक समझ पा रहे हैं, है ना, उनके अकॉर्डिंग आप जो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है उनको प्रोवाइड करा रहे हो, उनको समझाने के नए नए तरीके जो है डाइवर्सिटी यूज कर रहे हो कि डिफरेंट टाइप का जो मेथड उनके सामने पढ़ाने के लिए यूज करो ताकि सभी बच्चों का एक दायरा समझ के उनको आगे लेके चलो, है ना। ये समावेशी का मतलब होता है। तब ऑप्शन नंबर 1 में पढ़ते हैं। देखो लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देती है। छात्रों को शारीरिक दंड तो बिल्कुल देना ही, डब्ल्यूएचओ ने मना किया है कि आप शारीरिक दंड नहीं दे सकते, उनको मुर्गा मुर्गी बनाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। आगे लिखा हुआ है प्रतियोगी परीक्षाओं उनमें कंपटीशन बिल्कुल मत कराइए। अब कंपटीशन का मतलब ये नहीं कि आप टेस्ट मत लीजिए, टेस्ट लेते रहो ताकि आपको एक दायरा पता चल जाए कि बच्चा कितनी हदों तक सीख चुका है। बट आप ये मत कहिए कि तुम पढ़ने में अच्छे नहीं हो, तुम अच्छे हो, है ना। आपने माइंडेड बच्चे एक साइड बिठा रखे हैं और वीक बच्चों को एक साइड बिठा रखा है, भले ही वो कैसे बच्चे हैं, बट आप उनको आपस में बैठाइए, डिस्कशन कराइए, डिबेट कराइए, कोलैबोरेशंस कराइए ताकि बच्चा समझ तो सके। अगर आपने माइंडेड एक तरफ बैठा ले और वीक एक तरफ बैठा ले, आप बार बार बोले तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत बेकार हो, तो बच्चा हतोत्साहित हो जाएगा, कहेगा यार मुझे क्या समझा जा रहा है क्लास में, तो बच्चा डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए क्लास में, है ना। और एज अ टीचर तो आपके रोल में तो ये है ही नहीं, क्योंकि आपको तो सभी बच्चों को इक्वल लेके चलना पड़ता है, तो गलत हो गया। विविधता का सम्मान, मानकीकृत का मतलब है कि आप सभी के लिए एक ही डंडे से हाँ करे हो कि यार मैं तो ऐसे टीचर हूं, मैं तो ऐसे पढ़ाता हूं, तो ये तो बिल्कुल आप यूज नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि आपको बच्चों के अकॉर्डिंग संवेदनशील होना पड़ेगा, उनके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विविधता का सम्मान है, डाइवर्सिटी है आपकी क्लास में, एक क्लासरूम है जहां पे विभिन्न प्रकार का बच्चा बैठा हुआ है, डिफरेंट टाइप के समाज से, आर्थिक स्थिति से बच्चा आया हुआ है, फिर भी आप उनका सम्मान कर रहे हो और जो भी वो घर से एक्सपीरियंस लेके आया हुआ है उनका बेहतर तरीके से अपना करके उसकी बात को भी सुन रहे हो, उसके अकॉर्डिंग से आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है, देन वो अपनी बात को कहना चाह रहा है बच्चा, और फिर आप बच्चे की बात को सुन भी रहे हो क्योंकि वो बच्चा हो सकता है सही कह रहा हो कई हदों तक, है ना। तो वही बात कही जा रही है, बच्चा जो भी घर से एक्सपीरियंस लेके आए उनका उनको जो है आपका सम्मान करना है, मतलब बच्चे के जो भी थॉट प्रोसेस है उनको सुनना है ना। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ओवर हियर। आगे चलेंगे, हो सके तो नोट्स बनाते रहना क्योंकि जब हम एग्जाम सेंटर पे जाते हैं और उस टाइम अगर हम रिवाइज करके जाएं तो हमारा माइंड सेट अलग प्रकार का होता है और हम अच्छा खासा स्कोर भी कर पाते हैं, है ना। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ेंगे
और देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, होपफुली जवाब आप जरूर दे पाओगे। चलो पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 को। बहुत गर्मी है यार मेरे, ये गर्मी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। चलिए, और हाँ एक बात और कह दे रहा हूँ, हाँ नवरात्रि चल रही, होपफुली आप व्रत रही होंगी, जो हमारी बहनें देख रही हैं, जो हमारे भाई देख रहे हैं, उनके लिए तो नहीं कहना, पर सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूँ कि माता रानी आपके जीवन से सारे कष्टों का एविक्शन कर दें आपकी लाइफ से। चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसेबिलिटी, यानी यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है कि निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता ध्यान देने और कार्यों में लंबी अवधि की भागीदारी बनाए रखने में चुनौतियों का कारण बनती है। यानी यहाँ पे क्या बोला गया कि जो है इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जहां पे बच्चे जो हैं वो अटेंशन पे नहीं कर पा रहे हैं, मतलब ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, जैसे कोई भी चीज उनको पढ़ाई जा रही है तो उस पे अपनी अटेंशन को पे नहीं कर पा रहे हैं। कौन सी डिसेबिलिटी हो सकती है बच्चों के अंदर कि वो ध्यान को एकाग्रित नहीं कर सकते हैं, कर नहीं पा रहे हैं? तो क्या ध्यान अभाव सक्रियता विकार है, या डिस्ग्राफिया है, डिसलेक्सिया है, दृश्य हानि? देखो दृश्य हानि की यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही। डिसलेक्सिया का मतलब ये होता है जहां पे पढ़ने में प्रॉब्लम होती है वहां पे, है ना, तो डिसलेक्सिया होता है। और अगर समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है ना, तो ये होता है डिस्ग्राफिया। पर इसकी तो बात यहाँ पे नहीं हो रही, यहाँ पे हो रही है अटेंशन पे करने में प्रॉब्लम आ रही है, ध्यान नहीं लगा पा रहा है ना। तो ये ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ध्यान अभाव सक्रियता विकार। यानी हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जहां पे लिखा हुआ है कि ध्यान अभाव सक्रियता विकार, कि बच्चा जो है अपना ध्यान जो है वो एकाग्र नहीं कर पा रहा है ना, कि जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको, जो भी बात वहां बोली जा रही है, वो एकाग्र होकर टिक नहीं पा रहा है कि क्या सामने उसके चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ओवर हियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, समझते हैं। और कहीं पर डाउट रह जाए तो मुझे कमेंट जरूर करना, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट को जरूर प्लान करेंगे। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट जरूर करना, और जिस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही तब भी मुझे बताना, हम कमेंट को जरूर उठाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं और जवाब दीजिए जरा। देखो लिखा हुआ है कि इन अ क्लास हैविंग लर्नर्स फ्रॉम वेरियस, लिखा हुआ है लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज, यानी लिखा हुआ है जिस कक्षा में विभिन्न भाषा विज्ञान पहचान वाले शिक्षार्थी हों, एक शिक्षक को यह अभ्यास करना चाहिए। मतलब जिस क्लासरूम में विभिन्न भाषा विज्ञान पहचान वाले बच्चे हों, मतलब एक क्लासरूम है जहां पे डाइवर्सिटी है, विभिन्न प्रकार का बच्चा बैठा हुआ है, तो एज ए टीचर आपको क्या करना चाहिए, कौन सा अभ्यास करना चाहिए? क्या वो बहुभाषावाद है, यानी बहुत सी भाषाओं को आपको यूज करना चाहिए, एग्जांपल्स देने चाहिए, पृथक्करण का यूज करना चाहिए, लेबलिंग का यूज करना चाहिए, रूढ़िबद्धता। देखो रूढ़िबद्धता को तो बिल्कुल, स्टीरियोटाइपिंग का तो आपको बिल्कुल यूज नहीं करना। रूढ़िबद्धताएं उनको खत्म कीजिए, उनको खत्म करने की कोशिश कीजिए, उनके अकॉर्डिंग मत चलिए। लेबलिंग तो बिल्कुल नहीं करिए, उनको बांटिए मत, है ना, बच्चों को अलग थलग मत करिए, क्योंकि सेपरेट करना बिल्कुल गलत बात होती है। लेबलिंग का मतलब लेवल मत जांचिए मत कि तुम होशियार हो, तुम बेकार हो, है, तुम किसी काम के नहीं हो, ऐसे बिल्कुल नहीं बोलिए। पृथक्करण का मतलब उनको सेपरेट मत करिए, बच्चों को अलग अलग मत बैठाइए, मैंने पहले बोल दिया कि सभी को एक साथ लेके चलो, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए की हमारे पास राइट आंसर है ओवर है, जहां पे डिफरेंट टाइप का बच्चा बैठा हो, तो डिफरेंट टाइप के बच्चों की बात सुन करके, उनके सभी की बात सुन करके, उनकी बातों को सुनकर अपने जवाब दीजिए, और बहुभाषावाद का यूज कीजिए, यानी जैसे बच्चे बोल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग भी बात करने की उनसे कोशिश कीजिए, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ओवर हियर, आगे चलेंगे, समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है यार मेरे। चलो क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए और जवाब दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फैसिलिटेट स्टूडेंट्स थिंकिंग, यानी यहां पे किसकी बात करी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्यार्थी की सोच को सुविधाजनक नहीं बनाता है, यानी विद्यार्थी की सोच जो थिंकिंग पावर है उसको अच्छा नहीं बनाता, सुविधाजनक यानी फैसिलिटी कौन नहीं दे रहा है, कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है। निगेटिव पॉइंट पूछा गया हमसे, क्या पूछा गया हमसे, हमसे पूछा गया है निगेटिव पॉइंट, बताइएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा करेक्ट होगा। सक्रिय भागीदारी, तो ये तो सही है कि अगर बच्चा आपकी थॉट प्रोसेस जो भी आप पढ़ा रहे हो क्लासरूम में, बच्चा एक्टिव है, आपकी बात को भी सुन रहा है, तो वो तो ठीक बात है ना कि बच्चा सक्रिय होना चाहिए, निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, तो ठीक बात है। सार्थक गतिविधियां, जो एक्टिविटीज हो रही हैं उनमें भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि आजकल की लर्निंग जो है वो भी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, तो बच्चा भागीदारी करे, सहभागिता दिखा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, बच्चा एक्टिव भी होगा। आगे लिखा हुआ है सामाजिक भागीदारी, यानी जो आप समाज में, जिस समाज से आया हुआ है, जिसके आसपास के लोग कैसे हैं उनसे इंटरैक्ट भी करता है, उनसे बोलता चालता अच्छे से बात करता है, तो सामाजिक अंतःक्रिया बहुत जरूरी, क्योंकि वहां से भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है ना, तो ये भी ठीक है। पर निष्क्रिय श्रवण, निष्क्रिय जहां पे आ जाए तुरंत काट दो, क्योंकि निष्क्रिय तो होना ही नहीं चाहिए, बच्चा सक्रिय होना चाहिए। सी ऑप्शन जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही हमसे गलत गया है ना, कि सक्रिय होना चाहिए, ओनली नहीं,
जो कहीं कहीं पे आपको दिख जाए निष्क्रिय ओनली, तो तुरंत काट दो वहां पे, यानी टैग वर्ड्स होते हैं जिनके माध्यम से आप आंसर को पकड़ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है। चलो पढ़ियो क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग, यानी कह रहे हैं कि सीखने के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन जो है वो बेटर है। यानी क्वेश्चन नंबर 8 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इज कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग, यानी सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। हमसे यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट पूछा गया है कि सीखने की प्रक्रिया आप जारी कर रहे हो तो वहां पे कौन सा पॉइंट जो है वो हमारे लिए पॉजिटिव होगा, किस संदर्भ में, किस कॉन्टेक्स्ट में हमारी लर्निंग जो होगी वो बेस्ट होगी, बेटर होगी। चलो पढ़ो ऑप्शन जरा। चलो पढ़ो जरा, बताओ। ऑप्शन नंबर 1 हमारा कह रहा है कि छात्र तब सबसे अच्छा सीखते हैं जब वे उन गतिविधियों में भाग लेते हैं जो उनके संदर्भ से संबंधित होती हैं। देखो बहुत अच्छा ऑप्शन लिखा है ऑप्शन नंबर 1 में कि जो है बच्चे जो होते हैं तब अच्छे तरीके से सीखते हैं जो उनके आसपास की जो गतिविधियां, जो एक्टिविटीज होती हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। भाई क्लासरूम की अगर हम बात कर ले कि टीचर जो भी एक्टिविटी करा रहा है बच्चा उनमें दिल से पार्टिसिपेट कर रहा है, मन से पार्टिसिपेट कर रहा है, तो बच्चा एक्टिव होगा, और जहां पे बच्चा एक्टिव होगा वही सही होगा। फिर भी हम आगे पढ़ लेते हैं, छात्र तब सबसे अच्छा सीखते हैं जब वो ऐसी गतिविधियों में भाग लेते हैं जो उनके संदर्भ से संबंधित नहीं होती, जो उनके लायक ही नहीं है। नर्सरी में बच्चा है, 12th की बात आप बता रहे हो, तो क्या फायदा है वहां पे, है ना। तो गलत बात हो गई यार मेरे। छात्र तब सबसे अच्छा सीखते हैं जब वो निरर्थक गतिविधियों में भाग लेते हैं, यानी जो एक्टिविटी ऐसी हैं जिनका जीवन में कोई रोल ही नहीं है, ऐसी ऐसी गतिविधियों में भाग लेना, ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना, तो क्या मतलब है, कोई मतलब ही नहीं है। गलत बात होगी ना। ऐसी चीजें बताओ जो उनके रियल लाइफ से रिलेट करें। आगे लिखा हो जब छात्र यांत्रिक गतिविधियों में भाग लेते तभी सब यांत्रिक गतिविधियां, इसकी बात हो रही है यहाँ पे। भाई ना यार, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। जब बच्चे जो होते हैं उनके लायक एक्टिविटी जो होती है, उनके काम की जो एक्टिविटी होती है, जहां पे वो सक्रिय सहभागिता दिखाते हैं, तो वहीं पे वो एक्टिव होते हैं, जहां पे वो दिल से उनको काम करने में मजा आता है। आप ही को लेते हैं जिस, देखो आपने उस बैकग्राउंड को पकड़ रखा होगा जिस काम में आपको मजा आ रहा होगा। जैसे मैं हूं, आई एम अ टीचर, तो मैंने टीचिंग बैकग्राउंड को क्यों चुना होगा, क्योंकि हमें मेरे को शेयरिंग में अच्छा लगता है, क्योंकि मैं अपने थॉट्स को शेयर कर पा रहा हूँ। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई हैव टेकन माई थॉट्स टू द चिल्ड्रन, कि मैं अपने विचारों को अपने बच्चे तक पहुंचा पा रहा हूँ, यही मेरे लिए बड़ी बात है ना। चलिए ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ओवर है, आगे चलेंगे, समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बात करी गई। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि वाइल इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू टॉपिक, यानी अगर आप कोई न्यू टॉपिक पढ़ाने के लिए जा रहे हो क्लासरूम में, टीचर शुड आस्क क्वेश्चंस विच, यानी अगर आप कोई नया टॉपिक पढ़ाने के लिए जा रहे हो तो उससे पहले आप किस टाइप के क्वेश्चंस पूछोगे। टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आप क्लासरूम में एज अ टीचर, तो आप उससे पहले क्या बताओगे उस बच्चों को, है ना। क्योंकि आपको पता है, जैसे मान लीजिए मेरा टीचिंग मेथड हो, चाहे कोई भी टीचर होता है, जब कोई क्लासरूम में डिस्कशन करता है या कोई टाइटल को डिस्क्राइब करने की कोशिश करता है या कोई चैप्टर पढ़ाने के लिए जा रहे होते हैं, तो पहले उसके बारे में बताते हैं, मतलब ओवरव्यू समझाते हैं कि इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं, या उससे मिलती जुलती चीजों को बताते हैं कि जो पहले रिलेट कर चुकी हैं। यानी चैप्टर, जैसे पिछला जब चैप्टर आपने पढ़ाया हुआ है, नेक्स्ट चैप्टर उसी के बेस पे होता है, उससे रिलेटेड होता है ना। तो आप पहली गतिविधि बताते हो, चीजों को रिलेट करके जोड़ जोड़ के बताते हो कि अभी आप तक ये आपने ये सीख लिया है, अब आप ये सीखने वाले हो। तो पुरानी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप नई इंफॉर्मेशन को बिल्ड करते हो, तो उसी की बात यहाँ पे हो रही है कि जो है अगर आप कोई न्यू टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो तो पहले आप क्या करते हो। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि छात्रों के लिए पूरी तरह से अपरिचित डोमेन, यानी जो उनको पता ही नहीं है, ऐसी चीजों को आप बता रहे हो उनके बारे में। क्या यार, उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से बहुत परे हो, हैं कि वो जानते हैं जो आपको, मतलब आपको पता है कि बच्चे कहाँ तक हैं, किस दायरे में, तो आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं, ऐसा कुछ है। ऐसा तो बिल्कुल गलत बात है। जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हो आपको पहले उसके बारे में बताना चाहिए एज अ टीचर, है ना। पुरानी इंफॉर्मेशन जैसे जोड़ना चाहिए। आगे लिखा हो का पढ़ाए जाने वाले विषय से कोई संबंध ही नहीं है, जो आप पढ़ाने जा रहे हो, न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हो, उसका जो पहले वाले टॉपिक आप पढ़ा चुके हो उससे कोई रिलेशन ही नहीं, ऐसा कुछ है। यार ये तो अपने आप में नेगेटिव बात है कि जो कोई नया थोड़ी ना आ गया होगा, कुछ भी चैप्टर जो होते हैं वो बेस पे बनते हैं। गलत बात हो गई। डी ऑप्शन कह रहा है कि अध्ययन किए जाने वाले विषय को उस चीज से जोड़ता है जो छात्र पहले से जानते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जो बच्चे को पहले से जो पता है, जो उनकी पुरानी इंफॉर्मेशन है, जो उनके पास पुरानी इंफॉर्मेशन उनके स्कीमा में पहले से सेव है, उसी के अकॉर्डिंग आप नई इंफॉर्मेशन को बिल्ड करते हो, तो वही बातें बोली जा रही है। तो यही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, पॉजिटिव ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ओवर हियर। लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 को। लास्ट क्वेश्चन का जवाब तो आप जरूर देके जाइएगा। सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट्स, यानी छात्रों का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, यानी यहां पे बात बोली जा रही है कि बच्चे जो होते हैं अपने समाज में रहकर, सांस्कृतिक सामाजिक संदर्भ में रहकर कैसे सीखते हैं। सीखने की प्रक्रिया में न्यूनतम भूमिका होती है, यानी समाज जो होता है, जो एनवायरमेंट होता है, सीखने की प्रक्रिया में उनकी बहुत सूक्ष्म मात्रा होती है। ऐसा नहीं है यार,
बहुत अधिक मात्रा जो है इंपॉर्टेंस होती है समाज की भी, और चाहे हेरिडिटी की बात कर लेते हैं। सीखने की प्रक्रिया में इसकी कोई भूमिका ही नहीं है, यानी किस एनवायरनमेंट में रह रहे हो वो आप पे फर्क ही नहीं डालेगा। ऐसा तो बिल्कुल निगेटिव बात है कि जिस जगह पे रह रहे हो वो जगह आपको जरूर प्रभावित करती है। आप जहाँ पे रह रहे हो, एग्जाम्पल फॉर दैट, आप 4 दिन के लिए कहीं बाहर जाते हो तो आपको बढ़िया नहीं लगता, वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, आपका मन नहीं लगता है, लेकिन जब आप 4 दिन के बाद वहाँ पे रहते हो तो आपको वहीं अच्छा लगने लगता है। तो चीज़ें क्या होती है, एनवायरनमेंट हमें प्रभावित करता है जहाँ पर भी हम रहते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि इनमें कोई भूमिका ही नहीं होती। सी में लिखा हुआ है सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि सीखने की प्रक्रिया में चाहे एनवायरनमेंट हो चाहे हेरिडिटी हो, दोनों का बराबर बराबर योगदान होता है।